औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम टाइम्स के हफ्तावार प्रोग्राम तज्ज़िया अंजुम रज़ा के साथ में खुश आमदीद हमारे हाज़रीन नाज़रीन सामीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन मोहतरम, जून 2025 में इसराइल, अमेरिका और यूरोप की तरफ से जमहूरी इस्लामी ईरान पे जो जंग मुसल्लत की गई, 12 दिन के बाद बज़ाहिर तो ये हर्बी जंग सीज फायर पे मुंतज हुई, लेकिन इस्तेमार की और अमेरिका की और इसराइल की जारहाना पॉलिसियाँ और जारहाना अज़ाइम, जो कि माजी में भी जमहूरी इस्लामी ईरान के ख़िलाफ़ और उसके दोस्तों के ख़िलाफ़ जारी व सारी थे, उसी तरह जारी व सारी हैं। और मुख्तलिफ महाज़ों पे ईरान के हवाले से मुख्तलिफ ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं कि जिससे महसूस होता है कि ये हर्बी जंग तो बंद हुई, लेकिन इस्लामी जमहूरी ईरान के ख़िलाफ़ जो एक आलमी सतह पे आलमी शैतान चाहता है फ़ज़ा बनाने का, वो सिलसिला अभी जारी व सारी है। इस तमाम तर सूरत हाल पे गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है नौजवान सहाफ़ी, दानिश्वर और ब्लॉगर जनाब काशिफ अली को इस्लामाबाद से। तो आइए हम इन तमाम बातों पे उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा काशिफ साहब, मौजू मैंने जैसे अर्ज किया कि इसराइल, अमेरिका और यूरोप अभी तक जमहूरी इस्लामी ईरान के खिलाफ जंग का तबल बजा रहे हैं, और ख़ास तौर पे यूरोपीय यूनियन का और यूरोप का गुज़िश्ता दिनों ईरान पे पाबंदियां लगाने का मुतालबा फिर से औद कर आया है। इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी बिल्कुल। तीन ममालिक जिनको ई थ्री के नाम से जाना जाता है, जिसमें बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी, जी जी। उन्होंने हाल ही में ईरान के खिलाफ जो स्नैपबैक मैकेनिज्म है, हम्म। उसको दोबारा रीएक्टिवेट किया है। जी स्नैपबैक मैकेनिज्म क्या है, जिसके तहत ईरान पर दोबारा अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां आयद करने का जो प्रोसेस है, उसे शुरू कर दिया गया है। तो उसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि आपके नाजरीन को समझ जाए जी कि जी जी। ये तीन ममालिक ईरान के खिलाफ क्या करना चाहते हैं, उसके क्या नतज होंगे। और ये उस ब्रॉडर हिकमत अमली का हिस्सा है जिसमें जी मुख्तलिफ किस्म की जंगें ईरान पर जो है वो इम्पोज की जा रही हैं, जिसमें सफारती जंग भी है, जिसमें उसमें मुआशी जंग भी है, जिसमें कम्युनिकेशन है, जी जी। साइबर है। वो जितनी भी जंग के मुख्तलिफ अकसाम है, वारफेयर की ऑप्शंस। जितनी अकसाम है, वो इम्पोज की जा रही है। तो ये जो दोबारा ईरान पर जो अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों को दोबारा लागू या आयद करने का जो प्रोसेस शुरू किया जा रहा है, ये उसी ब्रॉडर जो इसराइल और अमेरिका की हिकमत अमली है, ये उसी का पहली बात तो ये है कि ये उसका हिस्सा है। अब सीन ये है कि 2015 में P5+1 और ईरान के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, जिसे जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या सादा लफ्जों में जोहरी मुआहदा कहा जाता है, जी। जिसमें 5 सलामती कौंसल के मुस्तकिल अरकान और इसके साथ साथ जर्मनी शामिल था और अच्छा। दूसरी तरफ ईरान था। तो 2015 में ये जो जोहरी डील हुई थी, उसके तहत ईरान ने अपनी जो यूरेनियम अफजुदा करने की जो सतह है, उसे 3.67 हम्म। प्योरिटी लेवल तक, यानी जो सिविलियन यूज के लिए होती है, ईरान ने ये इस चीज को यानी एक्सेप्ट किया था कि वो यूरेनियम जो है वो 3.67% तक प्यूरिफाई करेगा और इससे ऊपर नहीं जाएगा। सही। इसके बदले में ईरान पर सलामती कौंसल की 6 करारदादों के तहत हम्म। जो मुख्तलिफ पाबंदियां थी, वो खत्म कर दी गई। अच्छा। उनमें मुआशी और इक्तसादी पाबंदियां भी शामिल थी। अच्छा। ईरान की जो मुख्तलिफ शख्सियात थी, उन पर जो आयद पाबंदियां थी, उसके कुछ असासे मुंजमद थे। इस तरह की जो मुख्तलिफ पाबंदियां थी,
अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने उस मुआहदे के बाद वो पाबंदियां खत्म कर दी थी। हम्म। और 2015 के मुआहदे के साथ ही ये मुआहदा जब P5+1 और ईरान के दरमियान हुआ तो सलामती कौंसल ने उसे 2271 नंबर करारदाद के जरिए से इंडोर्स किया। सही और है। उस करारदाद के आने से जो ईरान के खिलाफ माजी में जो 6 सलामती कौंसल की करारदादें थी हम्म। और उनके तहत जो ईरान पर पाबंदियां आयद की गई थी वो पाबंदियां भी खत्म हो गई और वो सही। करारदादें जो थी नल एंड वाइड करार दे दी गई। लेकिन इसी JCPOA में, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो जोरी मुआहदे में स्नैपबैक मैकेनिज्म भी इस मुआहदे का हिस्सा था। अच्छा। और इस मुआहदे में स्नैपबैक मैकेनिज्म के तहत ये कहा गया था कि अगर ईरान ने कोई इस मुआहदे की मेजर इसकी खिलाफ वर्जी की तो जो रुकन ममालिक हैं जो हम्म। इस JCPOA का हिस्सा है, जोरी मुआहदे का, तो वो ईरान के खिलाफ वो पाबंदियां जो इस मुआहदे के होने के बाद खत्म कर दी गई थी सलामती कौंसल की, जी उन्हें जी। दोबारा जो है लागू करने का अमल जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो सही। इसको स्नैप बैक मैकेनिज्म कहा जाता है। ठीक। तो अब सलामती कौंसल के तहत यानी इसी जो मुआहदा था उसके तहत बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने उस मैकेनिज्म को दोबारा शुरू किया है, जिसके तहत फिर 30 दिन होते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर ईरान ने जो मुतालबात ईरान से किए जा रहे हैं या तो वो पूरे करने हैं, अदरवाइज वो जो पिछली 6 करारदादें थी हम्म। वो खुद ब खुद दोबारा ईरान पर लागू हो जाएंगी और वो जितनी पाबंदियां अक़वाम मुत्तहिदा के तहत खत्म की गई थी वो भी दोबारा लागू हो जाएंगी। अच्छा, इसमें समझने की बात यह है कि जब 2018 में अमेरिका इस जोरी मुआहदे से एकतरफा तौर पर अलहदा हुआ था तो अमेरिका ने अपनी पाबंदियां दोबारा एकतरफा तौर पर ईरान पर लागू कर दी थी। हम्म। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से अभी तक वो पाबंदियां लागू नहीं की गई। तो अगर ये दोबारा पाबंदियां, ये मैकेनिज्म जो है इसको एक्टिवेट किया जाता है तो 30 दिन बाद ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामिक कौंसिल के तहत दोबारा जोहरी पाबंदियां और बाकी इक़्तिसादी पाबंदियां दोबारा आयद हो जाएंगी। अब इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है कि इन ममालिक ने अब इस वक्त जो है ये प्रोसेस क्यों शुरू किया है। तो उसकी भी वजह यह है कि अक्टूबर में पहली बात तो यह है कि इस ये जो स्नैपबैक मैकेनिज्म है इसका एक सनसेट क्लास भी था। यानी अच्छा 2015 में जब ये मुआहदा हुआ था तो ये दोबारा पाबंदियां आयद करने का जो मैकेनिज्म है या तरीकाकार है ये 10 साल तक वैलिड था, अच्छा। वैलिड उसे करार दिया गया था। यानी 10 साल तक, यानी अक्टूबर 2025 तक जो रुकन ममालिक हैं जोरी मुआहदे के वो इस मैकेनिज्म को, स्नैप बैक मैकेनिज्म को दोबारा रीएक्टिवेट कर सकते हैं। सही तो सही। अगर 18 अक्टूबर तक इस मैकेनिज्म के तहत पाबंदियां दोबारा वो ना की गई तो फिर इसको बाद में यूज नहीं किया जा सकता। अच्छा अच्छा। अब बस आखिरी जो अहम नुकता मैं बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जल्दी इसलिए की जा रही है क्योंकि अक्टूबर में रूस जो है वो सलामती कौंसिल का सदर मुंतखब होने जा रहा है। अच्छा। तो इन तीन ममालिक को, अमेरिका और इसराइल को और इन तीन ममालिक को, यूरोपीय ममालिक को, ये खतरा है कि अगर रूस सलामती कौंसिल का एक सदारत की उस पर ओहदे पर कोशिश आ है। गया तो फिर उस सूरत में वो ऐसी प्रोसीजरल हर्डल्स क्रिएट कर सकता है जिसके तहत इस स्नैप बैक मैकेनिज्म को एक्टिवेशन में मसला हो सकता है, डिले हो सकती है। और 18 अक्टूबर तक अगर वो ना हुआ तो उस सूरत में फिर ये पाबंदियां ईरान पर इस्लामिक कौंसिल की जो ऑटोमेटिक पाबंदियां हैं ये दोबारा लागू नहीं हो सकी। तो इसलिए एक बाकायदा हिकमत अमली के तहत जिसके पीछे अमेरिका और इसराइल है, इस मैकेनिज्म को रूस की जो इस्लामिक कौंसिल का सदर है उस बनने से पहले ही उसको एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि अक्टूबर से पहले ही, रूस के सदर बनने से पहले ही, इस्लामिक कौंसिल के सदर बनने से पहले ही उस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करके जो इस्लामिक कौंसिल की 6 करारदादों के तहत जो पाबंदियां हैं वो ईरान पर एक मरतबा फिर ऑटोमेटिकली आयद कर दी जाए। तो ये इसके पीछे पूरी असल उसका बैकग्राउंड और लॉजिक। उसकी असल वजूहत और इन तीन ममालिक की और अमरीका की ये जो जल्दबाजी है उसकी ये वजूहत। हाँ। अच्छा कई साहब, एक तो जैसे ईरानी वजीर खारजा आगा अब्बास इराक़ची ने गुज़िश्ता दिनों मुज़ाकरात की बात की है, बड़े अपने असूलों पे रहते हैं। दूसरा, ईरानी मजलिस शूरा पार्लियामेंट ने भी एनपीटी कैंसिल करने का, बिल पास करने के लिए अपना इजलास बुलाने का जो डिसीजन किया है। ये दोनों चीज़ें किस तरह आप देख रहे हैं इनको?
जी बिल्कुल, देखिए ईरान ने बिल्कुल वाज़े तौर पर ये ऐलान किया है कि अगर उस पर ये गैर मुनसिफाना पाबंदियां दोबारा आयद की गई तो जी उस जी। सूरत में ईरान जो है वो मुख्तलिफ अपनी जो ऑप्शन हैं उस पर गौर करेगा, जिसमें एक ऑप्शन जो जोरी अदम फैलाव का मुआहदा एनपीटी है, उसके अलहदगी भी शामिल है। और इसी अच्छा। तरह जो IAEA है, जो बैन अवी जोरी तवानाई एजेंसी है, उसके साथ जो तावन है उसे भी खत्म करना। यानी इस वक्त तो क्योंकि ईरान एनपीटी का बाकायदा एक रुकन है, तो ईरान जो जोहरी तवानाई की जो बैन अवी एजेंसी है उसके साथ ईरान तामन कर रहा है। लेकिन सही। अगर ईरान पर ये पाबंदियां आयद की जाती हैं गैर मुनसिफाना सलामती कौंसिल की दोबारा, और वो सारी 6 करारदादे भी उसी तरह दोबारा बहाल होती हैं, तो उस सूरत में ईरान ने जो है ये कहा है कि हम जो एनपीटी है उससे अलहदा हो जाएंगे। तो उसके लिए ईरान में अभी से कानून साजी का अमल जो है वो शुरू किया जा रहा है। ईरानी पार्लियामान में एक बिल लाया जाएगा और उस बिल के तहत फिर ईरान ये ऐलान कर सकता है कि वो अब जोहरी तवानाई जो एनपीटी है उसका अब रुकन नहीं है। तो उसके साथ ही फिर ईरान पर जो एनपीटी के तहत जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, जो ऑब्लिगेशन है, फिर ईरान उसका भी पाबंद नहीं रहेगा। फिर उसके तहत जो बैन अवी एजेंसी जोहरी तवानाई की जो बैन अवी एजेंसी है IAEA, उसके इंस्पेक्टर्स को एक्सेस देना, अपनी जो जोरी तनसीबात है उसका मुआयना करने की इजाजत, ये तमाम चीजें फिर खत्म हो जाएंगी। तो वो एक सिचुएशन जो होगी वो जो है मेरे ख्याल में आलमी अमन के लिए भी, आलमी ओवरऑल जो सूरत हाल है डिप्लोमेसी के लिए भी जो है वो बेहतर नहीं होगी। तो ईरान ने अपनी ऑप्शंस का जो है बेसिकली इजहार किया है और बताया है कि वो क्या क्या ऑप्शंस अगर उस पर गैर मुनसिफाना पाबंदी आयद की गई तो उस सूरत में एनपीटी से भी अलहदा हो सकता है, और फिर जोहरी तमन्नाई के साथ, तमन्नाई एजेंसी के साथ जो उसका तावन है उसे भी ईरान खत्म कर सकता है। जी जी। अच्छा, ऐसा है कि जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में बताया कि ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के जंगी ऑप्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं इसराइल, अमेरिका और यूरोप की तरफ से, जिसमें ख़ास तौर पे ईरान के दोस्तों या हलीफों को हमलों का निशाना बनाना। गुज़िश्ता दिनों यमन पर इसराइल का हमला और फिर उनकी आला सतह की क़यादत को निशाना बनाना, ये क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये उसी पॉलिसी जिसका पिछले 2 साल से जिस पर इसराइल अमल कर रहा है कि ईरान और उसके साथ जो उसके एलाई ग्रुप्स हैं, जी जो जी। उसके इत्तेहादी ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, चाहे वो स्टेट एक्टर्स हों या नॉन स्टेट एक्टर्स हों, उनको निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह गजा में जिस तरह से हमास को निशाना बनाया जा रहा है, या उसके बाद लबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाया गया। हम्म। तो उस जो गजा पर हमले के बाद से जो यमन के हौसी थे वो भी जंग में बाकायदा तौर पर शामिल हो गए थे, और उन्होंने गजा की के साथ इजहार यकजहती करते हुए मुसलसल यानी अक्टूबर 2023 से ही इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर रखा है। और हम्म। उसके रिस्पॉन्स में इसराइल भी वक्तन फवक्तन यमन के अंदर कार्रवाई करता रहा है। इब्तदाई तौर पर तो यमन के इसराइल के बजाय अमेरिका जो है हौसियों के खिलाफ कार्रवाई करता रहा। उसने 1 महीना उनके खिलाफ मुसलसल जो है वो फिजाई हमले किए, लेकिन उसमें अमेरिका को कामयाबी ना हासिल ना हो सकी। उसके बाद अब पिछले कुछ माह से, पिछले 5-6 माह से इसराइल बरह रास्त यमन को निशाना बना रहा है, मुसलसल निशाना बना रहा है, लेकिन उसमें उसको अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। इन द सेंस के जो यमन से हमले हैं वो बदस्तूर जारी हैं, और इसराइल को कामयाबी ना मिलने की जो वजह है वो बुनियादी तौर पर इसराइल के पास यमन के हौसियों के हवाले से जो मतलूबा इंटेलिजेंस जी मालूमात हैं, वो इंफॉर्मेशन है, तो उसका ना होना है, जिसकी वजह से वो उनके उस तरह से शख्सियात को उस कामयाबी के साथ निशाना नहीं बना सका। वो कि उसके पावर स्टेशन को, उसकी पोर्ट्स को, उसके जो शिप्स हैं उसको तो इसराइल निशाना बना रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमले बदस्तूर जारी हैं। उसकी वजह यह कि इसराइल के पास वो मालूमात नहीं है जिस तरह उसके पास हमास या हिजबुल्ला के पास हिजबुल्ला के हवाले से मालूमात थी। तो इस वजह से वो सिलसिला जारी है। तो ये जो आप जिस हमले की आप बात करें उसमें इसराइल की तरफ से 2 हमले हुए हैं। एक में वजीर दिफा उनको और 10 उसमें तकरीबन और भी काबीना के जो होशी काबीना है या जो यमनी काबीना है उसको निशाना बनाया गया है। और इसी तरह एक और हमले में है कि जो यमन के जो वजीर आजम है, कुछ मीडिया आउटलेट्स में खासकर जो यमन के अल जमहूरिया अखबार है, उसने ये दावा किया कि वो उसमें शहीद हो चुके हैं।
जबकि जो दूसरा हमला है जिसमें जो यमनी चीफ ऑफ स्टाफ और वजीर दिफा के हवाले से और बाकी मिनिस्टर्स के वाले 10 मिनिस्टर्स के हवाले से कहा जा रहा है, उसमें ये सहूनी मीडिया का ये कहना है कि इम्कान है कि उसमें बड़े पैमाने पर शहादतें हुई हैं, लेकिन वो अभी तक कंफर्म नहीं है। और जबकि होसी ये कह रहे हैं कि ये जो दावा किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। उनके गलत। चीफ ऑफ स्टाफ और वजीर दिफा जो है वो बिल्कुल सलामत हैं, और उनके जो काबीना है वो भी सलामत है। तो ये इसराइल उसी अपनी जो स्ट्रेटजी है जिसके तहत वो ईरान और उसके जो जितने भी एलाइड ग्रुप्स हैं, इत्तेहादी जो उसके ग्रुप्स हैं, उनको निशाना बना रहा है। उसी के तहत वो यमन में हौसियों को भी निशाना बना रहा है, लेकिन उसमें ताहाल उसको वो कामयाबी हासिल नहीं हो सकी जिसका वो ख्वाहिश रखता है, क्योंकि यमन की तरफ से हौसियों की तरफ से बदस्तूर वो हमले जारी हैं, जिससे इसराइल को माली तौर पर भी और बाकी बहुत से हवालों से समाजी लिहाज से भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उससे उन हमलों से उनका जो समाजी निज़ाम है पूरे मुल्क का दरम बरम हो जाता है, खौफ राज फैल जाता है, उनके एयरपोर्ट्स वगैरह सारी बंद हो जाती है। तो जो हौसी हैं वो बदस्तूर इसराइल के लिए इस पर एक चैलेंज जो है वो पोस्ट कर रहे हैं। जी। अच्छा, कई साहब, एक और अहम सवाल, इराक में हशद शाबी के ठिकानों पे हमला करने की अमरीकी मंसूबा एक सामने आया था, तो ये क्या है थोड़ा बहुत? जी जी। जी, ये इसका ताल्लुक भी इसराइल और अमेरिका की उसी पॉलिसी के तहत है जिसके तहत पूरे के पूरे जो मशरिक वस्ता है उसमें जितने भी ऐसे ग्रुप्स हैं, जितने भी ऐसी, चाहे वो स्टेट एक्टर्स हों या नॉन स्टेट एक्टर्स हों, जो इसराइल के खिलाफ मुतहरिक हैं, या जो नया इसराइल इस खिते के अंदर एक नया ऑर्डर कायम करना चाहता है, उसको उसकी राह में रुकावट है। इसलिए आपने देखा, जैसे आपने यमन के हवाले से देखा, या गजा में हमास के हवाले से, या लबनान में हिजबुल्ला के हवाले से, तो उसी हिकमत अमली के तहत हशद शाबी को भी निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि जी जी। हशद शाबी का ईरान के जो मुजमती जो रेजिस्टेंस फ्रंट है उसके साथ उसका गहरा ताल्लुक है। उसमें 7-8 ऐसे बड़े ग्रुप्स हैं जिनका ईरान की जो सिपाही पासदारान है उसके साथ गहरा ताल्लुक है। तो इसराइल ये समझता है कि जिस तरह बाकी ग्रुप्स को बाकी जगहों पर कमजोर करना जरूरी है, तो इराक के अंदर हशद शाबी को कमजोर करना और उसको उसके असलहा से महरूम करना, या उसको डिसमेंटल करना, जिस तरह लबनान में हिजबुल्लाह के लिए उसे डिसमेंटल करना या उसको जो डीवेपनाइज करना, उसका असलहा उससे वापस लेना जरूरी है। तो इसी तरह इराक के अंदर भी ईरान के असर रसूख को कम करने के लिए और इसराइल के खिलाफ जो जारी जारी मुसल्लह मुज़ाहमत, जो एक अरसा से पिछले 30-40 साल से उसके खिलाफ जारी मुज़ाहमत थी पूरे खिते में, जिसको ईरान लीड कर रहा था, उसको खत्म करने के लिए इराक के अंदर जो हशद शाबी है, जो कि 50 से ज्यादा ग्रुप्स पर मुश्तमिल है, जिसमें ईरान के साथ जो एसोसिएटेड 7-8 बड़े ग्रुप्स हैं वो भी शामिल हैं, आयतुल्ला सिस्तानी के जो हिमायत में चलने वाले ग्रुप्स हैं वो भी हैं, मुक्तदा सदर के हामी ग्रुप्स हैं, हत्ता कि उसमें क्रिश्चियन और बाकी अहले सुन्नत से ताल्लुक रखने वाले भी जो ग्रुप्स हैं वो भी शामिल हैं। तो वो हशद शाबी माजी में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा था, और बाद में उसे लीगलाइज भी कर दिया गया, एक कानून साजी के तहत बाकायदा तौर पर उसे इराकी फोर्सेस का हिस्सा बना दिया गया था। तो इराक के अंदर जो हशद शाबी है, या जिसे PMU कहा जाता है, उसको कानूनी और आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो अब वहां पर और इराकी जो हुकूमत है उस पर दबाव डाला जा रहा है कि वो हशद शाबी को गैर कानूनी करार दे और उसे डिसमेंटल करे, जिस तरह लबनान में हिजबुल्ला को डिसमेंटल करने और उसका असलिया उसे वापस लेने की कोशिश की जा रही है। सेम हशद शाबी इराक में भी वही। अच्छा, कल साहब, आखिर में बड़ा अहम तरीन सवाल कि इसराइल ईरान पर हमा वक्त मुख्तलिफ अंदाज में, जैसे गुफ्तगू के शुरू में आपने बताया कि हमले के ऑप्शन इस्तेमाल कर रहा है, क्या ऐसा लग रहा है कि ये हमला, उसके बाद इसराइल कहीं अपनी तबाही की तरफ तो सफर नहीं कर रहा कि मुसलसल वो ये हमले करने की और फिर ईरान पर फिर हमला करे और वो तबाही की तरफ जा रहा है? देखिए, जहां तक इसराइल के हमले का ताल्लुक है और फिलहाल जो जंगबंदी है, तो ये हमें समझना चाहिए कि ये जंगबंदी उस वक्त तक है जब तक इसराइल ये महसूस नहीं करता कि उसका जो एयर डिफेंसेस हैं वो मजबूत नहीं है। तो जिस लम्हे इसराइल को ये महसूस हुआ कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ज्यादा मुस्तमला है, उसका मुकाबला कर सकता है, तो उस लम्हे इस वक्त वो जो जगबंदी पर मजबूर हुआ था, उसकी सिर्फ वजह ये थी कि ईरान की तरफ से जो होने वाले हमले थे वो इंतहाई ताबड़तोड़ थे, और इसराइली एयर डिफेंसेस जो थे वो उसको बीट कर रहे थे, और इब्तदा में जो 8% उसका मिसाइल जो उसको पार करे थे,
उसमें बाद में जो उसका जो रेट हो गया वो 16% पे चला गया। यानी आप कह सकते वो जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही थी, इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसकी कारकर्दगी क्यों नीचे जा रही थी, तो इस वजह से इसराइल जंगबंदी पर मजबूर हुआ था। तो अब जैसे ही अब इस वक्त जो कोशिश वहां पर की जा रही है इसराइल के अंदर, वो इसराइल का जो फिजाई दिफाई निजाम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको दोबारा बोल्स्टर किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। तो जिस लम्हे इसराइल का वो एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत हो गया, वहां पर दोबारा थॉट की एडिशनल बैटरीज, पेट्रियट की एडिशनल बैटरीज इसी तरह वो नस्ब की जा रही हैं। थर्ड मिसाइल के अलावा उसका अपना जो एरो सिस्टम है वो वहां पर मौजूद है, उसके इंटरसेप्टर्स उस वक्त इसराइल के खिलाफ कम पड़ गए थे, तो वो दोबारा जो है उसे रिप्रोड्यूस किया जा रहा है। ईरान भी अपने डिफेंसेस को जो है वो उसी तरह मजबूत कर रहा है। तो असल जो इसराइल के लिए खतरा है वो ये है कि आप मुसलसल जब इस तरह जंगों में जाते हैं तो उस सूरत में फिर वो उसको आपको खतरात होते हैं यकीनन, क्योंकि आप मुसलसल इस तरह जंगों से आप टेक्निकल विक्ट्रीज तो हासिल कर सकते हैं क्या, लेकिन लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजिक आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनका असूल जरूरी नहीं होता कि आप उस तरह से जो काइनेटिक मीन्स है उसके जरिए से हासिल कर सकें। तो ईरान इसराइल पर अंदरूनी दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या बैरूनी तौर पर ऐसे मामले मौजूद है? तो मेरा नहीं ख्याल कि मिलिटरीली ईरान इसराइल के जो दुश्मन है उनके पास वो कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो इसराइल को डिस्ट्रॉय कर सके। तो इसराइल के लिए जो प्रॉब्लम्स होगा वो उसके अंदर से होगा, उसका जो सोशल डिसइंटीग्रेशन है, अंदर से जो उसके ऊपर दबाव पैदा हो रहा है, जो मुसलसल वो वहां पर जुल्म सितम कर रहा है, ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, उसका जो सॉफ्ट इमेज खराब हो रहा है वेस्ट के अंदर, पूरा उसका जो सॉफ्ट इमेज खराब हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। यकीनन जो आपने आखिर में बात की कि इसराइल जिस किस्म की जंगी हिकमत अमली अपनाए हुए है, ये सारी सूरत हाल जहां बैरूनी तौर पे अमेरिका जैसे उसके दोस्त अब उनके टैक्स पेईज अब इसराइल के खिलाफ बातें करने लगे हैं, तो अंदरूनी तौर पे भी उनका सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी मुसलसल स्पॉइल होता जा रहा है। हाजरीन, नाजरीन और सामीन, आप हमारे तज्जिया प्रोग्राम को देखने के बाद अपनी तजावीज़, आरा और तबसरे से ज़रूर नवाजिएगा। बेहतरीन तज्जिया और तबसरों के लिए हमारे साथ जुड़िए रहेगा। मैं मोहतरम काशिफ साहब आपका भी बहुत ममनून हूँ कि आपने अपने मसरूफ़ वक्त में से टाइम दिया। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।